जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए हम मैथ का मॉक टेस्ट कराते हैं डेली। तो आप लोग हमारे साथ डेली मॉक टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को बनाते रहिए बढ़िया से। आज फिर से हम आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके रेलवे में 20 क्वेश्चन का जो सिलेबस दिया गया है उसको कंप्लीट करते हुए आज का मॉक टेस्ट खत्म करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा और बताइएगा, बाकी कमेंट में जो भी होगा आंसर देते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2189 और 2587 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए बड़ी बड़ी संख्याओं का मसा निकालना बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ट्रिक है, कुछ तरीका है, उसको पता होना चाहिए। जैसे आप लोग को थोड़ा सा हम मेथड समझाते हैं कि अब हम जानते हैं ये मसा निकाल ही लेंगे आप किसी न किसी तरीके से, लेकिन आपको कुछ एडवांस तरीके से नया अप्रोच पता होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में आपका कम समय में और एक्यूरेट आंसर निकल के आ जाए, ठीक है, और बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको हम दिखाते हैं आपको। जैसे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, म से निकालने के लिए क्या होता है, म से हमेशा जान लीजिए, अगर 2 या 3 जितने भी संख्या दी गई होती हैं, सब में क्या होता है कि देखिए बड़ी संख्याओं का डिफरेंट, देखिए इन दोनों संख्याओं में जो अंतर होगा, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, म से क्या होता है कि देखिए इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा, या तो वो अंतर होगा या उस अंतर का क्या होगा, गुणज होगा या गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे कि समझिएगा कि जैसे हम कह दें कि 4 और 6 का म से क्या होगा। 4 और 6 का म से आप क्या जानते हैं? 4 और 6 का म से आप जानते हैं कितना होगा? इनमें से यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3। तो हमारा जो म सा होता है वो जो कॉमन होता है वही म सा होता है। तो 4 और 6 का जो म सा हुआ कितना हो गया? 2, ठीक है। तो और ये दो को हम किस तरीके से ला सकते हैं? 4 और 2 का जो अंतर है वो भी हमारा कितना है? 2 है। ऐसी दूसरी संख्या आपको दिखाते हैं, जैसे 5 और 15। 5 और 15 ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इनका जो अंतर है वो कितना आएगा? अंतर कितना है? 10 है, ठीक है। अंतर 10 है। 5 और 15 का म सा कितना होगा? आप लोग जानते हैं 5 और 15 का जो म सा होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए या तो 10 होगा या 10 का कोई गुणनखंड होगा। तो ये 10 का गुणनखंड कितना होता है? 5 गुणे 2। तो देखिए यहाँ पर ये 5 आ गया है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा, इसी एकदम सेम यही पैटर्न को फॉलो करा करके और कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ से 2189 और 2587 का जो डिफरेंट होगा, तो हम निकाल लेते हैं 2587 में से 2189। 2189 डिफरेंट करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बच रहा है 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 398 आ गया। तो आप देखिए ये 398 ऑप्शन में नहीं है, तो ये या तो 300 इनका जो मसा होगा, या तो 398 होगा या 398 का कोई गुणनखंड होगा। तो हम जानते हैं कि 398 का अगला गुणनखंड क्या कह सकते हैं हम? 199। 199 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 199 यहाँ पर आ गया है और ये ऑप्शन में 199 दिख रहा है, हमारा ये आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए या तो ये 398 इनका एचसीएफ या तो 398 होता या इनका 398 का कोई मल्टीपल होता। तो हम जानते हैं कि 398 से इसको कटाते तो इसमें से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटती, लेकिन 199 से कटाएंगे तो ये संख्या ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या हो जाएगा? 199, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि दो समरूप त्रिभुज, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 1 और 3 और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 72 वर्ग सेमी है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये समरूप कहा है। समरूप में क्या होता है? समरूप में मतलब एक त्रिभुज का जो कोण होता है वो सब बराबर होते हैं, बस भुजाओं का अंतर अलग अलग होता है, भुजा बड़ी होती है। बाकी समरूप का मतलब ये समझिएगा, जैसे कि कोई एक त्रिभुज है, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, इसी को अगर हम जूम कर देते हैं, ठीक है, देखिए जैसे कि हमें आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा। देखिए एक त्रिभुज ये था और एक त्रिभुज के कौन सा आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। तो देखिए अगर ये यहाँ ये जो, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा बढ़िया से समझाते हैं, स्मार्ट बोर्ड है तो उसका तरीका। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, यह एक कोई त्रिभुज है,
ये तो हाँ, एक सेकेंड यूज करे कम होता ना। देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, मान और ये दूसरा त्रिभुज है जिसका कोण तो समान है, बस ये अगर हम इसको हम बड़ा कर देते हैं, समझिएगा कि देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीनों कोण इन तीनों कोण के बराबर है, बस इनका जो अंतर है वो क्या है, भुजा का अंतर है। भुजा जो बड़ी हो जाती है उसी को हम ऐसे ही दोनों दो त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि मान लेते हैं कि भुजा क्या है, दो समरूप त्रिभुज की जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना है, एक। अगर ये एक है तो ये कितना है, 3 है। ठीक है, अगर ये 1 है तो 3 है, तो हम कह सकते हैं जो इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी स्क्वायर के इनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके वर्ग के समानुपात होगा। तो जैसे यहाँ पे इनका जो अनुपात होगा, देखिए 1 और 3, 1/3 है, तो इनका जो क्षेत्रफल दिया गया है 72, और अगर ये 72 आया है, सॉरी बड़े वाले का 72 दिया गया है, तो छोटे वाले का हमसे पूछा गया है x बटे ये आ जाएगा 72। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इनका। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। चलिए हम आप लोग को दूसरे पेज पर समझाते हैं। देखिए जैसे कभी भी दिया गया होता है समरूप त्रिभुज, देखिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, जिनमें क्या है कि कोण, समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि कोण क्या होते हैं, सभी आपस में बराबर होते हैं और इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें दिया गया था कि मान लेते हैं इनकी भुजा एक, कोई भुजा 1 और 3 का इनके भुजा का अनुपात है। ठीक है, और इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा, इनके भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 का जो अनुपात था, इनके भुजा का अनुपात था 1 और 3, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का मान हमें दिया गया था, हमें 9 का मान कितना दिया गया था, 72 वर्ग सेंटीमीटर इनका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया था 72। तो बड़े वाले के लिए बड़ा वाला रखेंगे और छोटे वाले का हमें पूछा ही गया था 1 से गुणा करेंगे, तो 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो निकल के आया है वो कितना आ गया है, 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 1 और 3 का अनुपात था, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 9 होता है। 9 यूनिट का मान हमें दिया गया था, 9 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया था, 72 दिया गया था, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया है, 8। और हमसे 1 यूनिट का मान ही हमसे पूछा गया था, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था, तो जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 वर्ग सेमी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज जिसके शीर्ष लंब 15 सेमी है, उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शीर्ष लंब 15 सेमी है तो क्या होगा, देखिए कभी भी किसी भी त्रिभुज का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह दिया है पहले ही समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई शीर्ष लंब का मतलब होता है वही ऊंचाई, हाइट होता है। ठीक है, हमें हाइट का मान दिया गया है, हाइट का मान हमें कितना दिया गया है, 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पहले आप जान लीजिए कि h बराबर होता है, h बराबर हमारा समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, h बराबर होता है कड़ी में 3/2 इंटू a, ये हमारा क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, और h का मान हमें पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, 15 बराबर हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3/2 इंटू a। यहाँ से a क्या है, a जो है वो त्रिभुज की भुजा है। अगर हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए भुजा का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 से या तो कटाएं या तो इसको रहने दें, या हम कटा ही देते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3a। देखिए कड़ी में 3/2, ये तो हमारा क्या होता रहा, फार्मूला से होता था, ये 15 दूना 30। तो यहाँ से जो a बराबर कितना निकल के आएगा, ये 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, और बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 कड़ी में 3, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 30, और कड़ी में 3 से कटाएंगे तो 10 कड़ी में 3। यहाँ से हमें भुजा का मान पता चल गया है। जब भुजा का मान पता चल गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4
इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो कड़ी में 3 की जगह कड़ी में 3 रखेंगे और 4 तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद इस भुजा स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 कड़ी में 3 गुणे 10 कड़ी में 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए 4 है, और ये 10 गुणे 10 कड़ी में, ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिए 10 कड़ी में 3 को जब हम गुणा करेंगे तो 10 दहा में 100, और कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कड़ी में 3/4, और यहाँ पे ये बन रहा है कितना, 100 गुणे 3 बन रहा है, ठीक है। ये 4 से कटाएंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा 75 कड़ी में 3, 75 कड़ी में 3। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा क्या, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें त्रिभुज का हाइट दिया गया था और क्षेत्रफल पूछा गया था, तो हाइट का मान हम जानते हैं, हाइट बराबर क्या होता है, h बराबर होता है कड़ी में 3/2 इंटू a। तो 75 कड़ी में 3 जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें आयत का क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और परिमाप दिया है, हमें उससे उसका क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। हम जानते हैं कि किसी भी आयत में ये हम मान लेते हैं कोई आयत है, ठीक है, ये हमारा एक आयत हो गया है। हमें क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है और उनका परिमाप दिया है, ठीक है। ये परिमाप 34 दिया है, तो हम जानते हैं कि परिमाप में क्या होता है, ये यल होता है और ये बी होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, ठीक है, 2l प्लस बी। हम कह सकते हैं कि यल और बी का मान अगर ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, यल प्लस बी बराबर हमें दिया गया है कितना, 34 दिया गया है, 2 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 17 बार में जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। आयत का जो विकर्ण होता है वो समान होता है, आप लोग जानते ही हैं, आयत का दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए ये जब भी बनता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो हम इसको हम थोड़ा सा अपने लॉजिक को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब भी होगा हमारा एल प्लस बी का मान जो होगा वो 17 होना चाहिए, ठीक है। एल प्लस बी का मान 17 होना चाहिए, और विकर्ण क्या होगा, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय इस पर काम करेगा, क्योंकि ये जो भी होगा ये ट्रिपलेट ही होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम अगर देखिए हम ये 17 देख रहे हैं, 17 को देख करके हमारे दिमाग में कोई ट्रिपलेट आना चाहिए। क्या क्या ट्रिपलेट बनते हैं आप लोग समझिए। 17 अगर बन रहा है तो हम 17 कैसे बना सकते हैं, 12 और 5 को जोड़कर बना सकते हैं। मतलब अगर हम यल का मान 12 रख दें और बी का मान रख दें कितना, 5 रख दें, 12 5 17 हो रहा है, तो हमारा 12 और 5 12 से हमारा कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 5 12 से हमारा जो बनता है ट्रिपलेट, वो देखिए 5 12 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25। 12 और 125 को जोड़ेंगे कितना होता है 5 12 13 का आप लोग ट्रिपलेट एक याद होगा, 5 12 13। तो ये जो हमारा विकर्ण निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 13। देखिए हमने कुछ लॉजिक को इस्तेमाल किया और बिना कैलकुलेशन किए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के रख दिया, ठीक है। ये तो आप लोग को ये समझना है, ये एग्जाम में यूज करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप जो है वो 48 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में भी वैसे ही लॉजिक को लगाया जा सकता है। तो लॉजिक को समझिए क्या कहा है कि देखिए हम मान लेते हैं एक कोई आयत है, ठीक है, ये एक आयत है। अगर हम इसकी लंबाई को इसका बोला है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है। अगर हम इसकी चौड़ाई को x मानते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, आप लोग ये जानते हैं। और क्या दिया गया, आयत का जो हमें परिमाप है वो पता है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे यल प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ करके दुगुना कर दें, या तो 2x और में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 3x 2 का गुणा करेंगे तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, और इसका परिमाप बराबर हमें दिया कितना गया है 48 सेमी, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 6 6 48, तो x का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया है 8। यहाँ से x का मान हमें पता चल गया, ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई,
16 गुणित 8 करेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 128। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 128 सेमी स्क्वायर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, जो भी कहा है उसको करते चलिए बस। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में रेलवे के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे फ्रैक्शन से बनते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग के कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जब भी ऐसे बार दिया जाए, दिया गया 0.12 ऊपर बार, ठीक है, जितने भी संख्या के ऊपर बार दिया गया होता है उतने बटे 9 वो लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, 12/9, जितने के ऊपर बार लिखा गया है और जितनी संख्या है कितनी है 1 2, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 2 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो फ्रैक्शन बन के आएगा यही P/Q के रूप में हो जाएगा। यहाँ से हम कटाएंगे तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, और इसको 3 से कटाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, मतलब ये इनका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 4/33। 4/33 कौन सा है, वो ऑप्शन बी है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी संख्याओं पर बार होगा उनके बटे 9 होगा, जिन भी संख्याओं पर बार नहीं होता है उनकी संख्याओं पर उनके स्थान पर क्या होता है 0 होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.532, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 अंक पर बार है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए 0.5 है, उसके बाद क्या है 32, ये इस 2 अंक पर क्या है बार है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 532। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे क्या सॉल्व करते हैं, इनका हो जाएगा 532, 32 है ना, 532 को हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जितने पर बार है उनके स्थान पे क्या लिखेंगे 9 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और क्या करेंगे माइनस करेंगे, ऊपर जितने पे बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 532 में से 5 निकलेगा तो कितना होगा, 32 में से 5 निकलता है तो 500 कितना हो जाएगा 527। 527 बटे कितना हो जाएगा 990। ठीक है, 527 बटे 990 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप हम आप लोग को बता दिए हैं। बाकी इसके बाद पूर्णांक आता है, तो पूर्णांक जो भी पूर्णांक होता है वो 1 प्लस करके लिख दिया जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक के बाद वाला जो होता है उसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, तो इसको समझे रहिएगा। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, जितने अंक पर बार है उनके 9 9 और जितने पर नहीं है 0। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आ गया है, व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख करके आप लोग को कुछ दिमाग में फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा a³ माइनस b³ दिख रहा है, और नीचे भी हमारा दिख रहा है 55 का स्क्वायर करते हैं तो 30 25 आता है, सही है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे a³ माइनस b³, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या इसी को हम लिख सकते हैं कि पहले इसको हम ए बी लिख दें, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे a³ माइनस b³ की जगह मतलब हम कह सकते हैं, अगर हम 5.5 को हम मान ले, a बराबर हम मान लेते हैं a बराबर 5.5 मान ले, और b बराबर क्या मान ले, b बराबर मान लेते हैं 4। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इस वाले के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या a³ माइनस b³ और नीचे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a³ माइनस b³ के स्थान पर क्या आएगा, इतना आ जाएगा, और बाकी बचेगा क्या a माइनस बी। तो नीचे से देखिए a प्लस बी, यही वाला सेम ऊपर वाला भी बनेगा, और सीधा इसका आंसर जो बचेगा कितना, देखिए यहाँ पे बनेगा a माइनस बी। ठीक है, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी हमारा नीचे ये पहले से ही था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं इससे ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या a माइनस बी। तो a का मान कितना है 5.5 है, और माइनस b का स्थान कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 1.5, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है। तो आप लोगों को कुछ फार्मूले अलजेब्रा के पते होने चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बनते हैं बहुत ही बेहतरीन। आप लोग को इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंस जाते, ए और बी मान करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो ठीक है, खर्च जो है हमारे पास पैसा जो है वो समान है, हम कह रह सकते हैं कि चावल का मूल्य जो है 25 से कितना हो गया है, देखिए पहले 25 था और अब कितना हो गया है, 30 हो गया है। तो जब हमें कह दे कि हमारे पास जो खपत है मतलब जो हमारा खर्च है, खर्च को समान रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर मूल्य बढ़ गया है तो हमें सामान को उतने ही पैसे में अगर लेना है तो सामान हमारे कम मिलेगा। सामान कितना कम मिलेगा वो समझिए, पहले अगर 30 मिलता था, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 30 से कितना मिलेगा अब 25 मिलेगा। ठीक है, 30 से कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो पहले वो 30 लेता था, अब कितना ले रहा है, 25 लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 की कमी हुई है। ठीक है, 5 की कमी हुई है, और अब 5 कितने में कमी हुई है, 30 में। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कटाएंगे तो 5 दहा में 50, 50/3, 50/3 को हम लिख सकते हैं कि 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, 16 सही 2/3/2 लिख दी। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा लॉजिक से। कहा है कि पहले यहाँ पे देखिए, ये पहले क्या था, उनका प्राइस था। ठीक है, और ये क्या है, इनका प्रोडक्ट का ये सामान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सामान है। तो पहले वो 25 रुपए में 25 रुपए का चीज 30 रुपए का अब हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहले अगर वो 30 किलो लाता था या 30 यूनिट लाता था, अब वो कितना लेगा, 25 यूनिट। तभी जो है इनका एक्सपेंटेशन, मतलब देखिए समान गुणे रेट से गुणा करेंगे तो 25 या 75, यहाँ पर भी 750 हो गया और यहाँ पर भी 750 हो गया। इसी को बराबर करने के लिए इनका रेशियो को हम उल्टा कर दिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए 5% लोग अनुपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित छात्रों की संख्या 5% लोग अगर अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे, 95%। तो ये जो हमारा 38 है ना, ये कितने के मान के बराबर होगा, 95% के मान के बराबर होगा। तो उस दिन उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, मतलब ये यहाँ पे 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, सीधा सीधा समझिएगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि देखिए 19 × 5 = 95 और यहाँ पे 20 × 5 = 100। ठीक है, यहाँ पे 95 था, 95 को अगर हम 5 से कटाते हैं तो 20 बार जाता है, इसको हम कटाएंगे तो ये 19 बार जाएगा, 19 से ये कितनी बार, 2 बार जा रहा है, 20 दूनी 40। तो जो टोटल कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है, कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है, 95 का मान दिया है, 100 का मान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हुई, कमी के कारण जान 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं कहा है, ये पहले वाला कहा है कि बाद वाला। तो हम देखिए पहले वाले को मानकर लगाते हैं कि पहले ये समझ लीजिए। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए कहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 25% का हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन। पहले आप जहाँ समझिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, 1/4। तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर 4 रुपए की थी पहले, अब वो कितने की हो जाएगी है, 3 की हो गई है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कारण 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो जो सामान होगा वो कितना होगा, पहले भी वो 600 रुपए ही खर्च कर रहा था, अब भी वो 600 ही रुपए ही खर्च अगर करता है तो 3 से 4 वस्तु मिलेगी। ठीक है, एक यूनिट का मान हमें दिया गया है 5, मतलब ये 5 किलो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो पहले 15 किलो खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 20 किलो। ठीक है, और क्या कहा है कि अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखिए अगर हमें ये कहा होगा पहला वाला तो हम पहले वाले से भाग दे देंगे, अगर दूसरा वाला कहा होगा तो दूसरे से भाग देंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे कितने थे, 600 में पहले हम खरीदते कितने थे, 15 किलो। तो एक पहले का रेट क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 40। अगर हमसे पहला पूछा होगा तो पहला ही हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। तो 40 रुपए प्रति किग्रा। ठीक है, 40 रुपए प्रति किग्रा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा।
ये जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर हमसे पूछा होता कि बाद वाला घटने के बाद वो कितने रुपए का बिक रहा है, तो क्या हो जाता, हमसे 600 में से 20 से भाग देते हैं, ठीक है, 20 से भाग देते तो हमारा कितना आता है 30, जो कि देखिए 30 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये पूछा। इसमें यहाँ पे क्लियर के बोलना चाहिए कि पहले वो कितने का खरीदता था, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले वो कितने रुपए किलो का खरीदता था, 40 रुपए प्रति किग्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात जो है वो 4 और 5 है, ठीक है। फर्म में पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या जो है वो 60% बढ़ोतरी करने पर निश्चय किया गया कि अब फर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आप लोग सीधा सीधा 4 और 5 दिया है ना, 4:5 दिया गया है, 4:5, 4 को हम लिख सकते हैं 400 और ये 500। ये इसलिए किए क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि फर्म में पुरुषों की, यहाँ पे ये मेल का है और ये क्या है, फीमेल का, पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि 80% महिला पुरुष और 60% महिला। तो देखिए 400 का 80% अगर हम जोड़े तो कितना होगा, 400 का 80%, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 320 जोड़ देंगे और कह रहा है कि 60% जो है वो महिला का, तो 6 पंचे 300, 300 इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 720 और ये कितना हो जाएगा 5 3 800, ठीक है। अब इनका जो रेशियो होगा वही आंसर होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 10 में 80 और 8 9 72। तो जो इनका अब नया रेशियो बनेगा वो कितने का बनेगा, 9 और 10 का, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या किया, 2 0 बढ़ा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, रेशियो में आप दोनों तरफ कुछ भी गुणा कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा हम आप लोग को लॉजिक समझाते हैं और बाकी M1 D1 H1 वाले फार्मूला पर भी ये लगेगा ही लगेगा, उसी को थोड़ा सा हम तोड़ के बताते हैं। देखिए अगर 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है, 8 दिन बाद 4 श्रमिकों ने छोड़ दिया, ठीक है, तो 24 दिन में काम अगर नहीं छोड़े होते तो 24 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन कह रहा है कि 8 दिन में छोड़ दिया, बचा हुआ काम कितने दिन का काम बचा हुआ है, 16 दिन का काम। हम कह सकते हैं कि जितना काम 36 पुरुष 16 दिन में करते, इसी काम को अब हमें कराना है, किससे कराना है, 36 में से 4 चले गए तो बचे कितने, 32 पुरुष बचे हैं, और कितने दिन में होगा, x दिन में। यही हमसे पूछा है, हमसे x का मान पूछा है। अब इसे हम कटा देते हैं, 16 से कटाएंगे, 16 दूना 32, 2 से कटाएंगे तो ये 18, ये हमसे यम कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 18। ये 18 क्या आएगा, दिन आएगा, क्योंकि यहाँ से हमसे दिन ही पूछा गया था, दिन को हम माने थे x। तो हम कह सकते हैं कि जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 18 दिन, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए हमने एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लॉजिक से भी अटेम्प्ट किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको समझे रहना है बस। आप लोग को टाइम एंड वर्क का एकदम बढ़िया से, हमारा पिछला वीडियो हम पूरे इस चैप्टर को बढ़िया से समझाए हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते, ठीक है। पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर देखिए कहा है कि किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, कितने पुरुष हैं ये नहीं पता हमें, ठीक है, ये कितने पुरुष हैं नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि x पुरुष जो है वो 50 दिन में कर सकते थे। इसी काम को कौन कौन कर रहा है, अब देखिए इसी काम को कह रहा है कि यदि 5 पुरुष अधिक होते, 5 पुरुष कितने मतलब होते हैं, x + 5, ठीक है, तो ये कितने दिन में हो जाता, 40 दिन में, ठीक है। 10 दिन कम में कह रहा है, 50 दिन में पहले हो रहा था, 10 दिन कम होगा तो कितना होगा, 40 दिन। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x + 4 पंचे 20, ये 4 को यहाँ पे लाएंगे तो हमारा x होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20। हम कह सकते हैं कि शुरुआत में वो संख्या कितनी थी, पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की कुल संख्या जो थी पहले शुरुआत में कितनी थी, 20 थी। पहले जो 20 लोग थे तो इसी को काम 20 लोग को काम 20 को हम अगर 50 की क्षमता से 50 दिन काम कराएंगे तो कितना काम करेगा, 2 पंचे 10, 1000, ठीक है। इसी काम को अगर हम कराना चाहें 40 दिन में तो देखिए 20 5 25 और गुणते 40, ठीक है। यहाँ से भी 25 का 100 1000 आ जाएगा,
ये क्या निकाल के आए हम, देखिए ये हम आप लोग को समझा रहे हैं कि 20 लोग मिल करके 50 दिन में पूरा कर सकते थे, ठीक है। अगर ये 25 लोग हो जाते तो इसी काम को 40 दिन में हो जाता, बस यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कि 20 दिन मतलब 20 पुरुष है, शुरुआत में कितने लोग हैं, 20 पुरुष है, यही हमसे पूछा गया था। अगला देखिए कहा है 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, ठीक है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7830 था, निवेश की अवधि कितनी थी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग पूरे फार्मूला पर रख करके लगा ही सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ हम लोग को नया अप्रोच सिखाते हैं जो आप एग्जाम में यूज करके बहुत ही अपना समय बहुत बढ़िया समय और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए 14,500 है और ये 7830, हम या तो इसको चेक कर लें कि 7830 जो है वो 14,500 का कितना परसेंट है। हम जानते हैं कि अगर एक साल में 9% मिल रहा है तो जितना आएगा उसमें 9 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए 7830 है और ये कितना है 14,500। अगर परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना पड़ता है, जो 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये देख रहे हैं 14 से 78, ये कितनी बार जाएगा ये समझिए। 14 से 78 मतलब 14 से 78 जाने के लिए हमें 14 25 70 लगभग ये 5 बार जा रहा है। 5 से कटा देते हैं, कट रहा है तो 5 से कटा देते हैं, आसानी हो जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 9 45 और इसको कटाएंगे तो 5 से 5 28 हो रहा है, 28 5 5 25 और 33 5 36 5 36, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 29 से ये करीब 30 पंचे 150, ठीक है। ये 5 बार और उसके बाद 29 चौके 9 चौके 36 4 बार, लगभग ये देखिए हमारा कितना आ गया है 54%, ठीक है। ये 54% हमारा है। ये जो 7830 है वो 14,500 का कितना परसेंट है, 54% है। हम जानते हैं कि एक साल में 9% मिल रहा है तो 54 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा टाइम, 9 छके 54। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इस 14,500 की 7800 जो 30 रुपए ब्याज है वो कितने साल में होगा, ये 6 वर्ष में होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे ताकि और क्लियर हो जाए आपका। ये देखिए कहा है कि 2160, ठीक है, कितना का 4800 का, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या किससे कटाए थे हम इसको, 16 से कटा दे, कट जाएगा। 16 से नहीं कटेगा क्या, 16 1 का 16, चलिए 8 से कटाते हैं, 8 6 48, ये कटेगा 8 दूनी 16, बचेगा 8 7 56, ठीक है, 270। और क्या कट रहा है, 6 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, कितना हो रहा है 45%, ठीक है। ये 45% हो रहा है। एक वर्ष में 15% है तो 45% होने में कितने समय लगेंगे, तो 15 से भाग देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में क्या हो जाएगा 45%, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस कैलकुलेशन को आसान बनाते चलना है। और देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है, ठीक है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, ठीक है। वह 25% की दूरी पैदल, 30% की दूरी बस से, 15% की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है, ठीक है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जोड़े चलना है। 25% प्लस 30% प्लस 15%, क्योंकि हम यहाँ पे शेष वाला कहा होता तो वो अलग मैटर होता है, यहाँ पे शेष का नाम नहीं लिया है, हम इन सबको आसानी से जोड़ लेंगे। 30 15 45 और 25 कितना हो जाएगा 70 ना, 25 15 40 30 70, ठीक है। 70% में क्या हुआ है कि वो पैदल बस रेलगाड़ी को यूज कर लिया है। बचा हुआ जो 30% है, ये जो 30% है इसी को वो हवाई जहाज से तय किया है। हम कह सकते हैं टोटल दूरी कितनी थी 1200 का जब हम 30% निकालेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा हवाई जहाज द्वारा चला हुआ 36, कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे चला है, हवाई जहाज से चला है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग को टाइम स्पीड में पढ़ाए हैं, आपको इस तरीके क्वेश्चन को लगाने के कई मेथड हमने आपको बताया है। तो हम देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि जो संख्या है बहुत ही कैलकुलेटिव नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एवरेज औसत दूरी वाला औसत चाल वाला जो फार्मूला है, औसत चाल क्या होता है, दो वस्तुओं का औसत चाल होता है 2xy अपान x प्लस y होता है। हम ये औसत चाल से इनका जो औसत चाल है निकाल लेते हैं और टोटल टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आएगा वो आप समझिएगा, इस तरीके को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जब भी हमारा जो डिस्टेंस है, देखिए जहां से गया है फिर वहीं से रिटर्न आया, दोनों में अलग अलग चाल से गया है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, समान है, डिस्टेंस हमारा समान है। जब हमारा डिस्टेंस समान हो तो वहां पे हम औसत चाल को लगा लेते हैं क्या, 2xy अपान x प्लस y, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 25 गुणे कितना है, 2 गुणे x की जगह हम रख देते हैं 25 और y की जगह रखेंगे 4 और 25 प्लस 4, ये तो इनका औसत चाल आ गया है। अब इसमें औसत चाल में हम टाइम से गुणा करेंगे। टाइम कितना लग रहा है, 5 सही 48/60 कह सकते हैं। 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 48/60, तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 बचे 25, 4 29/5 हो जाएगा, ठीक है। जो इनका जो टाइम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 29/5, 29/5, ठीक है। ये 25, 4 29, 29 से 29 कट जाएगा, 5 से कटेगा, ये 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, ये 40 किलोमीटर आ गया है। लेकिन ये 40 किलोमीटर क्या है, यहाँ से जाने और आने ये टोटल दूरी 40 है। हमसे पूछा गया क्या है, गांव से डाकघर की, मतलब एक तरफ की दूरी। तो हम कह सकते हैं 40 का क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से आने और आने में मिला के 40 किलोमीटर हो रहा है तो सिर्फ जाने वाला कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो जो 20 किलोमीटर होगा, देखिए यहाँ पे 20 मीटर भी दिया है तो हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, 20 किलोमीटर, क्योंकि हर जगह किलोमीटर का नाम लिया गया है तो हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। देखिए ऑप्शन में भी ऐसे ही आप थोड़ा सा अनभिज्ञ होंगे या थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो आप गलत आंसर आ करके भी गलत हो जाता है। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया करिए कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िए फिर टिक करिए, ठीक है। 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, लेकिन ऑप्शन सही टिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार खेत के किनारा जो वर्गाकार खेत का किनारा है वो 110 मीटर है, ठीक है। और 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इस किनारों के केंद्र में रखकर उनके समांतर एक दूसरे के काटते हुए जाते हैं, मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समझिएगा, ये देखिए इसका फिगर बन जाए अगर तो आप आसानी से लगा सकते हैं। फिगर कैसे बनेगा, इसका हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं एक कहाँ है वर्गाकार खेत किनारा, तो एक देखिए एक हमारा क्या हो गया है, ये वर्ग हो गया है, ठीक है। और क्या कहा है इसमें कहा है कि बीचों बीच से, देखिए ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। और जो इस मार्ग की जो कहा है वर्गाकार खेत की किनारा जो है वो देखिए यहाँ से भी 110 है और यहाँ से भी 110 है, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जाते मार्गों का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। तो इसको कैसे ऐड करेंगे समझिएगा। देखिए 110 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालेंगे, 11 25 55, 500 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। यही चीज यहाँ से भी होगी, 550 प्लस 550, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 1100। लेकिन 1100 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 बार हमारा काउंट हो गया, जबकि हम एक ही बार इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये स्थान तो निश्चित है ना, ये एक ही लेगा। तो ये वाला हम क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे, 1 का 5 गुणे 5, ये देखिए यहाँ से 5 है और यहाँ से 5 है, 5 गुणे 5, इसमें से 25 को माइनस करेंगे, ठीक है। 1100 में से 25 को माइनस करेंगे, 1100 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1075 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1075 मीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसमें 1100 भी दिया गया है, आप लोग को थोड़ा सा समझे रहना है कि यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन बनता है यहाँ पे 1 को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं, ठीक है। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, जबकि काउंट एक ही बार करना है, ठीक।
या तो हम इसको अलग अलग निकालते, लेकिन हम 2 बार करके एक को माइनस कर दिया, आसानी हो गया कैलकुलेशन में। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1075। चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन हमारा आ गया है। आखिरी क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेमी का आधा है। ठीक है, 12 सेमी का आधा है। इसमें देखिए ये देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से खेला है। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे स्पेशली पूछता है। तो कैसे, देखिए किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि हमसे क्या दिया है, वर्ग दिया गया है ना। एक मान लेते हैं ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण हमें पता है, वर्ग का विकर्ण क्या दिया गया है, 12। ठीक है, विकर्ण 12 सेमी का आधा है, मतलब विकर्ण जो कितना है वो कितना है, विकर्ण जो है हमारा 6 है। ठीक है, विकर्ण दिया है 12 सेमी का आधा, 12 सेमी का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेमी। विकर्ण हमारा 6 सेमी है। हम जानते हैं कि किसी भी भुजा, अगर हमारी भुजा जो होती है वर्ग का ए होता है, तो विकर्ण क्या होता है, a√2। तो हम कह सकते हैं कि a√2 का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो a का मान निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, a का मान निकल जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², मतलब भुजा स्क्वायर। 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, और कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि देखिए कभी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का ये एक फॉर्मूला है, तो ये स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36/2 बराबर कितना होता है, 18। आपको ये भी याद करके रहना है। बाकी आप इस मेथड को अगर जानते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब कुछ सामने दिखता है और लगा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आएगा, 18 वर्ग सेमी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आज आप लोगों के लिए ये 20 क्वेश्चन का श्रृंखला खत्म होता है यहीं पे। ऐसे ही मजेदार टॉपिक को, मजेदार मॉक टेस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।